आई वेलकम यू ऑल टू लेक्चर ऑफ साउंड। और ये साउंड का लास्ट लेक्चर यहाँ पे रहेगा। और कल जो हमने साउंड की डेफिनेशन देखी थी, साउंड क्या होती है, साउंड कौन सी कैटेगरी में आती है, तो वो हमने कल देखा। और वहाँ पे लास्ट में साउंड के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देखेंगे, देखे वहाँ पे। आज हम यहाँ पे देखेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, यानी कि मीडियम डिफरेंट मीडियम में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो क्या होती है। जनरली जो सॉलिड होते हैं उनमें जो स्पीड ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो होती है मैक्सिमम, यानी कि सॉलिड में हाईएस्ट होती है, फिर ये हाईएस्ट होती है लिक्विड में, और लास्ट में ये लोवेस्ट होती है कहाँ पे, गैस में या ईयर में। तो जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो लोवेस्ट होती है गैस में, और हाईएस्ट कहाँ पे होती है, जी हाँ, हाईएस्ट होती है सॉलिड में। क्योंकि जो सॉलिड होता है, सॉलिड में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो हायर रहते हैं, और हमें पता है जो साउंड होती है वो वाइब्रेशन के कारण प्रोड्यूस होती है, या वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण प्रोड्यूस होती है। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल आएंगे उतना ही ज़्यादा वाइब्रेशन होगा। तो मॉलिक्यूल कहाँ पे ज़्यादा है, मॉलिक्यूल ज़्यादा है कहाँ पे, सॉलिड में, तो वहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा आएगा तो स्पीड हायर होगी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कुछ डेटा लिखा है मैंने, ये आप नोट कीजिएगा। ये और ये, इन चार का जो मैंने यहाँ पे टिक किए हैं ना, इन चार का डेटा आपको याद तो रखना ही है। ईयर में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है एट 20 डिग्री सेल्सियस, वो क्या होती है, वो होती है 343 मीटर पर सेकंड, स्पीड या वेलोसिटी। ईयर में साउंड की वो क्या होती है एट 20 डिग्री सेल्सियस, वो होती है 343। एट 40 डिग्री सेल्सियस वो क्या होती है, वो होती है 355 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड जो होता है वो होता है यूनिट ऑफ स्पीड या वेलोसिटी, देखा है हमने। तो देखिए जितना यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, स्पीड ऑफ ईयर या वेलोसिटी ऑफ ईयर क्या है, बढ़ रही है। देखिए 20 डिग्री सेल्सियस पे 343, 40 पे 355। नेक्स्ट वाटर में याद रखिएगा 1400 है वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। और लास्ट में याद रखिएगा स्टील में है 500 मीटर पर सेकंड, यानी कि ईयर में कम, यानी कि गैस में कम, फिर वाटर में, यानी कि फिर लिक्विड में, और लास्ट जो सॉलिड हैं उनमें हाईएस्ट। तो यहाँ पे ये डेटा याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे फैक्टर्स इफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड। पहला है नेचर ऑफ मीडियम। जो फैक्टर हैं जो वेलोसिटी ऑफ साउंड को इफेक्ट करते हैं वो क्या क्या हैं। पहला है यहाँ पे नेचर ऑफ मीडियम, अभी हमने देखा सॉलिड में हाईएस्ट होता है, फिर लिक्विड में, और फिर होता है गैसियस मीडियम में। तो ये हो गया मीडियम। नेक्स्ट टेम्परेचर, अभी हमने देखा जो टेम्परेचर के कारण एट 20 डिग्री सेल्सियस ईयर में होता है 343, और 40 डिग्री सेल्सियस पे होता है 355। तो यहाँ पे हमने देखा जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है उतनी ही स्पीड या वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ रही है ईयर में। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एज टेम्परेचर इंक्रीज, यानी कि जितना टेम्परेचर टी बढ़ रहा है उतनी वेलोसिटी v बढ़ रही, उतनी वेलोसिटी v यहाँ पे लिखना है इंक्रीज, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे लिखना है इंक्रीज, यानी कि जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है उतनी ही वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे करेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे है इंक्रीज। तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज होगी साउंड की। तो नेक्स्ट हो गया ह्यूमिडिटी। देखिए ह्यूमिडिटी में क्या होता है, ह्यूमिडिटी जितनी बढ़ेगी ना उतनी ही वेलोसिटी ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगी। तो ये और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो टेम्परेचर जो है या ह्यूमिडिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी वेलोसिटी बढ़ेगी, जितना ह्यूमिडिटी बढ़ेगा उतनी वेलोसिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे डेंसिटी। पहले हम देखेंगे जो डेंसिटी और टेम्परेचर है उनके दरमियान क्या रिलेशन होता है। जो टेम्परेचर होता है ना, जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतनी डेंसिटी यानी कि घनापन वो कम होता है, डेंसिटी डी। उतनी डेंसिटी क्या होती है, कम, यानी कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी डेंसिटी कम होती है। चलिए यहाँ पे समझते हैं।
जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी डी यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वो होती है मैस अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मैस अपॉन वॉल्यूम। मैस का यूनिट होगा केजी और वॉल्यूम का होगा मीटर क्यूब, यानी कि डेंसिटी का यूनिट होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए यहाँ पे, वो होता है केजी पर मीटर क्यूब, यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी होती है मैस अपॉन वॉल्यूम, तो ये नोट डाउन कीजिए। जो डेंसिटी होती है, यहाँ पे मैंने लिया कोई क्यूब, ये है यहाँ पे कोई आइस क्यूब, ये समझते हैं डेंसिटी और टेम्परेचर के दरमियान की रिलेशन। ये है यहाँ पे कोई आइस क्यूब, लेट ये है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ, लेट मैं टेम्परेचर करूँ 20 डिग्री सेल्सियस, तो आप मुझे बताइए ये जो आइस क्यूब है यहाँ पे, ये क्या करेगा, ये पिघलना स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे ये इतना बनेगा, ये क्यूब क्या बनेगा, ये इतना बनेगा, यानी कि क्यूब की जो डेंसिटी है वो कम होगी। तो यही कहता है जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतनी डेंसिटी कम होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा यहाँ पे क्यूब की, आइस क्यूब की एग्जांपल से। तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी डेंसिटी कम होगी। तो हमने देखा जो टेम्परेचर जितना बढ़ता है उतनी वेलोसिटी बढ़ती है। तो टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ वेलोसिटी हो गया, लेकिन टेम्परेचर और डेंसिटी की इन्वर्स रिलेशन हो गई। तो हम बोलेंगे ना फिर जितनी डेंसिटी बढ़ेगी उतनी वेलोसिटी घटेगी, क्योंकि डेंसिटी जितनी बढ़ती है उतना टेम्परेचर कम होता है, या टेम्परेचर जितना बढ़ता है उतनी डेंसिटी कम होती है। तो ये भी याद रखिएगा। लास्ट पॉइंट, जो प्रेशर होता है, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट वेलोसिटी ऑफ साउंड पे नहीं होता है, ये याद रखिएगा, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है वेलोसिटी पे, नो इफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड की जो फॉर्मूला है वो क्या है। वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें पता है, जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिखूँ, जो डिस्टेंस होती है हमने देखा था वेवलेंथ क्या होती है, एक्चुअल में वेवलेंथ होती है डिस्टेंस, यानी कि हमने देखा था दो क्रस्ट, ये हो गया क्रस्ट और क्रस्ट, इनके दरमियान डिस्टेंस, वही होती है वेवलेंथ। तो आई कैन पुट हियर डिस्टेंस इक्वल टू वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी की जो फॉर्मूला हमने देखी, वो फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम। देयरफॉर आई कैन राइट हियर इन दिस फार्मूला, ये वाली फार्मूला में स्पीड होगी बराबर वेवलेंथ, डिस्टेंस की जगह वेवलेंथ, और 1/टाइम की जगह क्या लिखूँ मैं, फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो v होगा, यानी कि वेलोसिटी और स्पीड, वो होगी वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये याद रखिएगा, ये काफ़ी बार ये इक्वेशन भी पूछी गई है, यानी कि जो वेलोसिटी या स्पीड होती है साउंड की, वो होती है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नोट डाउन कीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफ़ी बार ये पॉइंट भी आया है। जो सेंसेशन टाइम ऑफ ह्यूमन ईयर होता है वो होता है 0.1 सेकंड, यानी कि 0.1 सेकंड के लिए साउंड जो है वो हमारे ईयर में रहती है, यानी कि सेंसेशन टाइम ऑफ ह्यूमन ईयर 0.1 सेकंड। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव। एक पॉइंट मैं यहाँ पे बता दूँ, जो कैरेक्टरिस्टिक साउंड वेव के होंगे वो वही होंगे जो कहाँ पे हमने देखे, वेव में, यानी कि वेव लेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वो बिल्कुल वही डेफिनेशन रहेंगे साउंड के लिए। तो वो वाला लेक्चर वेव का देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक जहाँ पे हमने देखे थे वेव के, वही कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे साउंड के, क्योंकि साउंड भी एक टाइप की वेव है। प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो साउंड वेव होती हैं, ये इनकी क्या प्रॉपर्टी रहती है, ये शो करती हैं प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन अभी हम देखेंगे वो क्या होता है, फिर रिफ्रैक्शन, ये हम देखेंगे लाइट के चैप्टर में, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, यानी कि जो साउंड वेव होती हैं उनमें होती है प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन, property of interference, property of diffraction, but they do not show property of polarization। याद रखिए, जो साउंड वेव होती हैं they don't show the property of polarization। जो ये टर्म्स हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट
चैप्टर में जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ये क्योंकि ये लास्ट लेक्चर रहेगा साउंड का लाइट में, वहाँ पे हम देखेंगे ये क्या होते हैं, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस। अभी के लिए याद रखिएगा कि जो साउंड वेव होती हैं दे डोंट शो द प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेशन, ये 4 प्रॉपर्टी ये दिखाती हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बारंबार ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है डिफरेंट पेपर्स में। तो रिफ्लेक्शन अभी हम देखेंगे। यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्या होता है, लेट यहाँ पे है कोई वॉल, यहाँ पे है कोई वॉल, यहाँ पे है कोई माइक, ये माइक क्या कर रही है, ये माइक यहाँ पे वेव या साउंड ट्रांसमिट कर रही है, और अगर ये वॉल को यहाँ पे स्ट्राइक करेगी ना तो ये साउंड यूं जाएगी, ये जाएगी यूं, अगर ये नॉर्मल आएगी तो इसी डायरेक्शन में रिटर्न जाएगी साउंड। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन तभी होता है जब साउंड किसी भी शाइनी यहाँ पे बोले किसी भी हार्ड शाइनी होगा कहाँ पे, लाइट के केस में, लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी हार्ड सरफेस है और साउंड हार्ड सरफेस को जाकर स्ट्राइक करती है तो वहाँ पे होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये आपने देखा होगा अपनी डे टू डे लाइफ में। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इको, और जो इको होता है ना ये होता है रिफ्लेक्शन के कारण। तो जो डिज़ाइन ऑफ सिनेमा हॉल होता है ना, यह यहाँ पे याद रखिएगा, जो डिज़ाइन ऑफ सिनेमा हॉल होता है वो होता है रिफ्लेक्शन के आधार पर, वो होता है रिफ्लेक्शन के आधार पर। इको क्या होता है, इको होता है रिपीटेशन ऑफ साउंड, क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ साउंड काज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, यानी कि रिपीटेशन ऑफ साउंड, जो साउंड रिपीट होगी बट ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, वो कहते हैं हम, ये हो गया भाई इको। देखिए यहाँ पे है कोई माइक, यहाँ पे है लगा कोई ऑब्जेक्ट या दीवार, यहाँ पे लगी है ऑब्जेक्ट माइक। जैसे ही हमने माइक की, ये है ओरिजिनल वेव, ये ब्लू जो यहाँ पे दिख रही है ये है ओरिजिनल वेव। देखिए ओरिजिनल वेव जा रही है और जाके कहाँ पे स्ट्राइक करती है, यहाँ पे ये वाली सरफेस है ऑब्जेक्ट पे, और फिर देखिए ये सरफेस जो है वो है हार्ड, फिर यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड या इको है वो रिटर्न जा रहा है, यानी कि जो साउंड है वो रिटर्न आ रही है, यही होता है भाई इको, यानी कि रिपीटेशन हो रहा है साउंड का। और याद रखिएगा इको इज प्रोड्यूस्ड ओनली कब, जब कोई भी रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या होगी, वो होगी हार्ड, वो क्या होगी हार्ड, क्योंकि अगर सरफेस सॉफ्ट है देन वो क्या करती है, वो साउंड को एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर। तो जो हार्ड सरफेस होती है ये साउंड को एब्जॉर्ब नहीं करने देती है बल्कि रिफ्लेक्ट करने देती है, तो साउंड यूँ जाती है रिटर्न। तो ये भी याद रखिएगा, हार्ड सरफेस काफ़ी इंपॉर्टेंट। और मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए टू हियर द इको, ये होनी चाहिए 17.2 मीटर। ये भी काफ़ी बार आया है, ये याद रखिएगा, शायद 4-5 बार पूछा गया है आरआरबी स्टाफ सिलेक्शन और एसएसबी के पेपर में। मिनिमम डिस्टेंस टू हियर द इको ये कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 17.2 मीटर, यानी कि ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस जो होनी चाहिए टू हियर इको ये होनी चाहिए 17.2 मीटर, यानी कि अगर यहाँ पे है कोई बंदा, ये चिल्ला रहा है और ये साउंड यूँ दे रहा है और साउंड रिटर्न आ रही है, यानी कि इको हो गया। अगर ये बंदे और ये ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस रहनी चाहिए 17.2, यानी कि अगर ये डिस्टेंस हो गई 18, यानी कि बंदा या ऑब्जेक्ट दूर रखा है हमने 18 मीटर, तो वी कांट हियर इको, वहाँ पे रिपीटेशन नहीं होगा। यानी कि रिपीटेशन के लिए नेसेसरी है कि जो मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, मिनिमम वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 17.2 मीटर, 17.2 मीटर याद रखिए। नेक्स्ट हो गया रिवर्बरेशन क्या होता है एक्चुअल में, जो अभी हमने देखा ये वाला टॉपिक इको, रिवर्बरेशन में क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन रिवर्बरेशन में याद रखिएगा यहाँ पे होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यानी कि बहुत सारे रिफ्लेक्शन होते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, कभी ये नाम भी दिया जाता है रिवर्बरेशन को, मल्टीपल रिफ्लेक्शन या रिवर्बरेशन। ये क्या होता है, अगर आप
कभी कोई बड़े हॉल में या फिर वैली में गए हो और अगर आप वहाँ पे चिल्लाते हो तो वहाँ पे आपकी जो साउंड है वो साउंड की गूंज सुनाई देती है, वो साउंड की गूंज सुनाई देती है। तो वो क्या होता है, वही होता है रिवर्बरेशन, द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन, यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द वॉल्स या वालों पे या सीलिंग पे या फ्लोर ऑफ द हॉल। वही हो गया भाई रिवर्बरेशन, यानी कि गूंज सुनाई देती है बड़े कमरों में। तो ये क्यों होता है, देखिए यहाँ पे कोई बंदा, यहाँ पे कोई बंदा स्टेज में, और ये है एक बड़ा हॉल जो यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये रेक्टेंगुलर हॉल, ये है बड़ा हॉल, यहाँ पे है स्टेज पे एक बंदा और यहाँ पे बैठी है ऑडियंस, यहाँ पे बैठी है ऑडियंस। देखिए जब ये बंदा गाता है ना या कुछ वाइब्रेट करता है, गिटार बजाता है, तो ये साउंड वेव यूँ निकलते हैं और यूँ स्ट्राइक होते हैं, यूँ देखिए यूँ स्ट्राइक होते हैं, या यहाँ पे कोई डायरेक्ट जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, देखिए कितनी वेव्स यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही हैं। तो देखिए यहाँ पीछे से भी रिफ्लेक्टेड साउंड आ रही है, पीछे से भी बंदे को, ये यहाँ पे है कोई बंदा, देखिए पीछे से भी साउंड आ रही है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ऊपर से भी। तो ये हो गया रिवर्बरेशन, यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन या मल्टीपल रिपीटेड रिफ्लेक्शन। तो बंदा कंसंट्रेट नहीं कर पाता है साउंड में, रिवर्बरेशन के कारण बंदा कभी कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, क्योंकि जो वहाँ पे ब्लर्ड या कंफ्यूजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, कहाँ पे, रिवर्बरेशन में। तो रिवर्बरेशन हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, तभी हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि रिवर्बरेशन को रिड्यूस किया जाए। तो यहाँ पे कुछ मेथड होते हैं। पहला मेथड, बाय कवरिंग द वॉल या रूफ। देखिए ये वाला रूफ है, यहाँ पे ये है छत और ये वॉल, यहाँ पे देखिए ये वॉल, इनको क्या करते हैं, वी कैन कवर देम विथ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। उनको क्या करना है, विथ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, यानी कि सॉफ्ट मटेरियल होना चाहिए, लाइक फाइबर बोर्ड। हमें यूज़ क्या करना है, दीवारों में या छत में फाइबर बोर्ड, देन रफ प्लास्टर, फिर परफोरेटेड कार्डबोर्ड शीट, ये हमें यूज़ करने हैं ताकि जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट ना हो जाए बल्कि एब्जॉर्ब हो जाए। नेक्स्ट, हैवी कर्टेन्स आर पुट ऑन डोर्स एंड विंडोज, यानी कि जो डोर या विंडो होते हैं, यहाँ पे लेट कोई डोर या विंडो, वी कैन पुट हियर हैवी कर्टेन्स, तो उनके कारण जो साउंड होगी वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। और फिर देखिए, कारपेट आर पुट ऑन फ्लोर। आपने देखा होगा जब कोई रूम जो खाली होता है, जहाँ पे मैटिंग वैटिंग कुछ कारपेट वारपेट या कर्टेन कुछ नहीं लगे हुए होते हैं, अगर आप वहाँ पे चिल्लाते हो ना तो वहाँ पे गूंज सुनाई देती है, रिवर्बरेशन होती है। लेकिन जब आप अगर अपने रूम में अभी बैठे हो जहाँ पे मैटिंग है, कवरिंग है, वहाँ पे रिवर्बरेशन नहीं होगी। तो ये है मेथड टू रिड्यूस रिवर्बरेशन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ रिवर्बरेशन। कहाँ कहाँ पे जो रिवर्बरेशन है वहाँ रिवर्बरेशन की एप्लीकेशन होती है। पहला हो गया स्टेथोस्कोप डॉक्टर्स के पास, फिर मेगाफोन, या फिर कर्व्ड सीलिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस हॉल। जो कर्व्ड सीलिंग होते हैं ना, फिर जो कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं वहाँ पे, लेट ये है कॉन्फ्रेंस हॉल, वहाँ पे जनरली कर्व्ड सीलिंग बनाई जाती है। लेट ये है यहाँ पे स्टेज, और वहाँ पे यूँ होते हैं चेयर्स, यूँ होती हैं स्टेप वाइज चेयर्स जहाँ पे बंदे होते हैं। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे जो हॉल का जो रूफ होता है ना, ये कर्वड बनाया जाता है। ये क्या बनाया जाता है, ये बनाया जाता है कर्वड, ये बनाया जाता है कर्वड। और यहाँ पे इन स्टेप्स पे ऑडियंस बैठी हुई होती है, और यानी कि यहाँ पे भी एप्लीकेशन होता है। यहाँ सिनेमा हॉल में भी कुछ इसी प्रकार का डिज़ाइन होता है। तो ये हो गया रिवर्बरेशन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सोनार। सोनार क्या होता है, सोनार होता है, सोनार की जो फुल फॉर्म है ये याद रखिएगा, ये होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो गया सोनार। अब ये सोनार क्या है, देखिए यहाँ पे है कोई शिप, यहाँ पे है कोई शिप। चलिए पहले देखते हैं ये क्या होता है। सोनार जो होती है ये एक डिवाइस होती है, यूज्ड टू फाइंड डिस्टेंस या डेप्थ, याद रखिए, यूज्ड टू फाइंड डिस्टेंस या डेप्थ। ठीक, ये वाली डेप्थ, ये होगी डेप्थ, यानी कि वाटर के नीचे का लेवल जो होता है वो जनरली हम कहते हैं इंजीनियरिंग की भाषा में डेप्थ, वो कहा जाता है डेप्थ। यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये सोनार जो होती है ये डिवाइस होती है टू फाइंड डिस्टेंस या डेप्थ, और क्या करती है, और
टू फाइंड द स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, यानी कि जो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट है, लेट ये है सी बेड, यहाँ पे है कोई ऑब्जेक्ट, हम क्या करते हैं, हम फाइंड यहाँ पे करते हैं डेप्थ ऑफ सी, या ये ऑब्जेक्ट कितना दूर है, या अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट तैर रहा है ये कितनी स्पीड से तैर रहा है। ये काम है सुनार का। ठीक, जो सुनार होता है यहाँ पे लगे हुए होते हैं दो चीज़, एक होता है पहला ट्रांसमीटर और फिर होता है ट्रांसड्यूसर या रिसीवर। जो ट्रांसमीटर होता है ये क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है अल्ट्रासोनिक वेव, ये याद रखिएगा, हाईलाइट कीजिएगा, अल्ट्रासोनिक वेव यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको पूछा जाएगा कि सुनार में क्या होता है, वहाँ पे ट्रांसमिट कौन सी वेव होती हैं, तो वो होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव। और ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ये क्या करता है, मेजर डेप्थ या स्पीड, तो जनरली डेप्थ याद रखिएगा। और यहाँ पे सुनार की फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंज। तो ट्रांसमीटर का काम क्या है, ये है ट्रांसमीटर। यहाँ पे ट्रांसमीटर यहाँ पे सिग्नल या वेव देता है, यहाँ पे वेव जनरेट करता है। ये रेड वेव जो है यहाँ पे रेड में जो बने हुए हैं ये हो गए यहाँ पे वेव, ये आगे नीचे, ये आगे नीचे। तो यहाँ पे जो वेव होती हैं या हम बोले अल्ट्रासोनिक वेव, वो स्ट्राइक करती हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे, या सी बेड है यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे। तो जब ये ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करेंगे ना तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगी, जो हमने अभी ई को देखा, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगी। और ये रिफ्लेक्शन कहाँ पहुँचेगी, ये रिफ्लेक्शन पहुँचेगी ट्रांसड्यूसर या रिसीवर के पास। ठीक, तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर रिसीवर्स दीज वेव्स आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अंडर वाटर ऑब्जेक्ट या कुछ भी। ठीक, तो ट्रांसमीटर क्या करता है, ट्रांसमिट करता है अल्ट्रासोनिक वेव आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ऑब्जेक्ट या बेड, दीज आर रिसीव्ड बाय रिसीवर। तो फिर जाकर यहाँ पे हाइट निकाली जाती है, क्योंकि हमें पता है होता है जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो वेव होती है इनकी स्पीड हमें पता होती है, जो ट्रांसमीटर से वेव यहाँ पे नीचे आ गई उनकी स्पीड हमें पता होती है, और ये टाइम भी नोट किया जाता है कितने टाइम में इन्होंने हिट किए। तो अगर हमें स्पीड पता है, टाइम पता है, वी कैन ईजिली फाइंड आउट द डिस्टेंस या ये वाली डेप्थ। तो याद रखिएगा सोनार का काम क्या है, टू फाइंड द डिस्टेंस या डेप्थ, और यहाँ पे जनरेट होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि उतना कुछ खास नहीं है। तो याद हमेशा रखिएगा कि सोनार का काम होता है टू फाइंड द डेप्थ, ये वाली डेप्थ, या कितने दूर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लाई कर रहे हैं सी में वो कितने दूर हैं, उनकी डेप्थ क्या है। तो जनरली कहाँ पे पर्पस होता है, ये होता है जनरली शिप्स में। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन पिच एंड लाउडनेस। अब पिच क्या होता है और लाउडनेस क्या होता है ये हम देखते हैं यहाँ पे, ये है यहाँ पे आखिरी टॉपिक, और फिर देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स। पिच जो होता है, पिच रेफर करते हैं हम वेदर जो साउंड होती है वो हाई है या लो, यानी कि हाई क्वालिटी की है या फिर लो, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी की है या फिर लो फ्रीक्वेंसी की है। तो याद रखिएगा एक ही पॉइंट, यहाँ पे जो पिच होता है ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, ये हाईलाइट कीजिएगा। यानी कि पिच हमें देता है वेदर साउंड इज हाई और लो, साउंड हाई है या फिर लो। तो यानी कि हाई इन फ्रीक्वेंसी है या लो इन फ्रीक्वेंसी है। तो पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। जनरली जो मैन होते हैं उनमें हाई पिच होता है, मैन में क्या होता है, हाई पिच, यानी कि अगर हाई पिच होता है मैन में तो उनमें हाई फ्रीक्वेंसी भी होगी। और जो वुमेन होती हैं उनमें होता है लो पिच, और फिर क्या होगी उनमें होगी लो फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया पिच। लाउडनेस, अब लाउडनेस क्या होता है, ये रेफर करता है कि जो साउंड होती है वेदर दैट इज़ लाउड या सॉफ्ट, यानी कि जो साउंड है वो लाउड है या फिर सॉफ्ट, ये हो गया लाउडनेस। लास्ट देखिए यहाँ पे, अभी हमने देखा जो पिच होता है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन जो लाउडनेस है ये डिपेंड करता है एनर्जी और एम्पलीट्यूड पे, एनर्जी और एम्पलीट्यूड पे। नोट डाउन कीजिए, देखिए यहाँ पे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द पिच ऑफ साउंड, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए तो हमने बोला जितना हायर फ्रीक्वेंसी होगा तो उतना हायर पिच होगा। तो ये वाली वेव देखिए, ये और वे वेव यहाँ पे कंपेयर कीजिएगा। ये वेव में क्या है, यहाँ पे है हायर फ्रीक्वेंसी,
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हायर पिच। और ये वेव में देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है लोअर फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे होगा लोअर पिच। वेव के चैप्टर में जाइए, वहाँ पे मैंने डिफ्रेंशिएट किया था बिटवीन हाई फ्रीक्वेंसी वेव एंड लो फ्रीक्वेंसी वेव। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा तो वो वाला लेक्चर देखिएगा। तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी हायर पिच, जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी कम पिच। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे साउंडनेस। जो अभी हमने देखा, जो साउंडनेस या लाउडनेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, यानी कि वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड और एनर्जी पे। पिच डिपेंड करता था फ्रीक्वेंसी पे। तो एम्पलीट्यूड हमें पता है, अगर ये है वेव और ये है यहाँ पे जीरो लाइन वेव की, तो ये हो गया एम्पलीट्यूड, यानी कि क्रस्ट कितना दूर है या फिर ट्रफ कितना दूर है। ये भी है एक वेव। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ये वाली कंडीशन में देखिए कितना एम्पलीट्यूड बन रहा है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड वेव के लेक्चर में हमने पढ़ा है, वो लेक्चर देखिएगा। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड बड़ा है पहली कंडीशन में, यहाँ पे ग्रेटर एम्पलीट्यूड। तो जो एनर्जी होगी या फिर हम बोले यहाँ पे लाउडनेस जो होगा वो ग्रेटर होगा। तो ये है लाउड। तो यहाँ पे जो लाउडनेस है ये वेव में वो ग्रेटर है। और यहाँ पे देखिए काफ़ी कम एम्पलीट्यूड, कंपेयर करके देखिए यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड और ये लेट, अगर ये 5 मीटर है यहाँ पे, तो ये है यहाँ पे 1 मीटर। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड ग्रेटर, तो यहाँ पे क्या होगा, लाउडनेस ग्रेटर। तो ये देखिए यहाँ पे कम एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे कम लाउड वाली साउंड होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स। पहला ऑब्जेक्टिव, सेंसेशन टाइम ऑफ ह्यूमन ईयर इज, वो क्या होता है, ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे स्क्रीन को यहाँ पे रोकिएगा और इन ऑब्जेक्टिव्स का आंसर दीजिएगा। तो चलिए अब मैं देता हूँ। तो ये हो गया 0.1 सेकंड। हमने देखा जो सेंसेशन टाइम ऑफ ह्यूमन ईयर होता है वो होता है 0.1 सेकंड। पिच जो होती है वो, द पिच ऑफ ए साउंड इज अ मेजर ऑफ, वो क्या मेजर करती है, अभी हमने देखा जो पिच होती है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, तो वो क्या मेजर करती है, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, साउंड वेव डू नॉट शो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, जो साउंड वेव होती हैं वो क्या प्रॉपर्टी शो नहीं करती हैं, रिफ्लेक्शन करती है, हाँ रिफ्रैक्शन हाँ, रिफ्लेक्शन भी, इंटरफेरेंस भी, लेकिन पोलराइजेशन नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट रहेगा पोलराइजेशन। सोनार इज यूज्ड टू फाइंड डिस्टेंस, वॉल्यूम, टाइम, नन, यहाँ पे होगा डिस्टेंस या डेप्थ। तो नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये भी हमने देखा और ये आया है स्टाफ सिलेक्शन के पेपर में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा प्रेशर। तो चलिए अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ वी विल स्टार्ट लाइट, और कल हम अपलोड करेंगे लाइट वाला चैप्टर, और वो थोड़ा लंबा रहेगा, शायद 4-5 वीडियो में वो होगा। तो बने रहिए हमारे साथ हमारी चैनल पे। टेक केयर, बाय बाय।